मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय रामलाल जी, मंच पर विराजमान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय अनुराग जी, भाजपा के विधायक उत्तर प्रदेश आदरणीय गोपाल जी, मंचस्थ युवा मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारी प्रतिनिधि और आज इंडिया फर्स्ट का नारा लेकर भारत मां का जय घोष करने वाले राष्ट्र भर से आए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी युवा कार्यकर्ताओं को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। आज से 5 साल पहले युवा मोर्चा के मंच पर एक साथ अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में कलकत्ता से एक नए संकल्प की शुरुआत हुई, तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। और मेरा ये सौभाग्य था कि जब युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा की घोषणा हुई, तब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने का सौभाग्य एक बहन के नाते मुझे प्राप्त हुआ था। आज 5 वर्ष बाद युवा मोर्चा के मंच पर आकर आप सबका जोश देखकर इस बात का मुझे भी गर्व है कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से महाराष्ट्र प्रदेश से हुई। मैं अनुराग ठाकुर जी को और युवा मोर्चा की पूरी टीम को अपनी ओर से विशेष बधाई देती हूं कि उन्होंने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए वृंदावन जैसी पुण्य भूमि को चुना, या ये कहूं कि प्रभु जी की लीला ही कुछ ऐसी थी कि जिसने तिरंगा यात्रा का आगाज किया, वो आज इंडिया फर्स्ट को अंजाम देने के लिए ठाकुर जी की नगरी आया है। वृंदावन वो भूमि है जिसमें लालन पालन हुआ भगवान कृष्ण का। वृंदावन वो भूमि है जो संकेत देती है पूरे विश्व को कि शत्रु चाहे कितने भी प्रहार क्यों ना कर ले, लेकिन हम धैर्य धरकर कृष्ण की भांति मुस्कुराते हुए हर आक्रमण को झेलेंगे, हर चुनौती को पार करेंगे और सत्य का, धर्म का परचम लहराएंगे। इस बात का संकेत हमें इस पुण्य भूमि से मिलता है। आज यहां राष्ट्र भर से जो नौजवान कार्यकर्ता आए हैं, एक उमंग, एक उत्साह को संग लेकर आए हैं। उनके उत्साह का प्रमाण हमें 2014 के लोकसभा के चुनाव में दिखा, जब बूथ बूथ जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सरकार बनाए इसका आह्वान किया। और आज नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट की सबसे छोटी उम्र की मंत्री होने के नाते मैं अपने युवा साथियों को धन्यवाद देने आई हूं, साधुवाद देने आई हूं कि बूथ पर आपने जो परिश्रम किया वो दिल्ली में रंग लाई है। कमल का फूल आप सबके सहयोग से भी खिल पाया है। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद संगठन की गति में और वृद्धि आई है, संगठन थमा नहीं है। आज आपका राष्ट्र भर से आना इस बात का भी संकेत है, इस बात का भी संदेश है। कुछ लोगों को यह लगा होगा शायद कि अब तो जीत हो चुकी है, अब तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। इस भावना के साथ कई लोग आज
इस अधिवेशन में आए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करने आई हूं कि युद्ध का जो बिगुल आपने 2014 में बजाया, वो युद्ध 14 में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नया संघर्ष शुरू हुआ है, ताकि हम राष्ट्र को पतन से उठाकर एक नए शिखर पर विश्व गुरु का वैभव दिलवा सकें। ये यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं जानती हूं कि आज प्रातः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबके समक्ष आए। उन्होंने राष्ट्र में चल रही कुछ घटनाओं पर अपनी चिंता को व्यक्त किया और इस मंच से कुछ लोगों को चुनौती दी कि अगर आप घोषणाएं करेंगे राष्ट्र को भंग करने की, तोड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा मुंह तोड़ जवाब देगा, राष्ट्र को खंडित होने नहीं देगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा। लेकिन आज आपसे कुछ बारीकियों पर चर्चा करने आई। जिन लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया, जिन लोगों ने मकबूल भट्ट का समर्थन किया, जिन लोगों ने याकूब मेनन का समर्थन किया, ये देश का दुर्भाग्य था कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनका साथ दिया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। राष्ट्र में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते थे, उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया। लेकिन आज आपसे कहने आई हूं कि अगर हम उनके इतिहास को देखें तो क्या पाएंगे। यहां पर बंगाल के कई कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। युवा मोर्चा के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, बंगाल के कार्यकर्ताओं से पूछिए। एक लड़की जिसका नाम था तापसी मलिक, दलित लड़की थी। 2006 में वो सिंगूर में किसानों की जमीनों को बचाने का काम कर रही थी, लेकिन लेफ्ट के गुंडों ने उस लड़की का बलात्कार किया, उसके शरीर को जलाया और अध जले शरीर को पास के खेत में फेंक दिया। आज मैं सार्वजनिक इस मंच पर पूछना चाहती हूं कि जो लोग देश को खंडित करने का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों की आंख में आंसू उस दलित बेटी के लिए क्यों नहीं आया जिसका बलात्कार लेफ्ट के समर्थकों ने बंगाल में किया 2006 में। आज जो लोग बातें करते हैं नौजवानों की, उनसे कहना चाहती हूं कि केरल के जितने हमारे कार्यकर्ता आए हैं उनसे पूछिए, 1999 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, जिसका नाम है मास्टर जयकृष्णन, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, उसको उसकी क्लासरूम में जाकर उसके छात्रों के सामने टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ये बातें मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इसलिए कहती हूं कि विजय का आनंद हम सबको प्राप्त हुआ है 2014 में, लेकिन ये संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तापसी मलिक जैसी बेटियों को और जयकृष्णन जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता। ये लोग जो आज दुहाई देते हैं किसानों की, लाल सलाम की घोषणा करते हैं, उनसे मैं कहती हूं, साल 2007 में इन्हीं किसानों पर बंगाल में उस लाल सलाम के झंडे के नीचे किसानों पर जब गोलियां चलाई लेफ्ट की सरकार ने, तब इनकी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहा।
आज ये 2-3 घटनाएं आपको याद इसलिए कराती हूं क्योंकि चाहे वो किसान हो जिसको मौत के घाट उतारा गया पश्चिम बंगाल में, या चाहे वो केरल का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हो जिसका परिवार आज भी अपने बेटे के लिए आंसू बहाता है, इस एक एक आंसू का मोल तब लेंगे हम जब न्याय हमारी ओर से हर वर्ग को हर प्रदेश में युवा मोर्चा के योगदान से मिलेगा। आज मैंने अपने वक्तव्य से पहले इस बात का उल्लेख किया कि वृंदावन हमको कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से धैर्य की परिभाषा सिखाता है। मैं जानती हूं कि नौजवान रगों में खून दौड़ता है, उबलता है। इस मंच से मैं आज प्रार्थना करने आई हूं कि उस खून के उबाल को धैर्य की शक्ति दो। इस मंच से मैं निवेदन करने आई हूं कि जब आक्रमण करे शत्रु तो सहनशीलता का परिचय दो, और अगर रणभूमि पर जीतना है तो रामलाल जी अक्सर कहते हैं कि बूथ पर जाओ और बूथ जीतो, बूथ पर जाओ और सेवा का कार्य करो। आज अनुराग जी से एक निवेदन करती हूं मैं सार्वजनिक तौर पर, जब आप वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुने तो एक लीला उनकी थी वनभोजन की। वनभोजन लीला के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने सभी से कहा वृंदावन में कि जो असमर्थ हो आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति जो हो वो भोजन जितना भी संभव हो संग लाए, मेरे साथ बैठे, और जो गरीब है उसको मैं अपने हाथों से निवाला खिलाऊं। आज देख रही हूं कि गुजरात से हमारे सबसे नौजवान विधायक यहां पर मंच पर विराजमान हैं। उनसे अगर आप पूछें तो गुजरात में संगठन के माध्यम से हमने टिफिन बैठक की थी, जिसमें हम अपना टिफिन लेकर जाते, अपने गांव में, अपने जिले में, अपनी बूथ पर लोगों के साथ बैठते और उनसे चर्चा करते सुख दुख की, उनसे पूछते कि उनकी कौन सी चुनौती में हम समाधान हेतु योगदान दे सकते हैं, और सबको संग लेकर सबका साथ सबका विकास, ये प्रकल्प हम टिफिन बैठक के माध्यम से चलाते। क्या ये संभव है कि वृंदावन की इस भूमि पर वन भोजन की वो लीला अब युवा मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे, ताकि वो बूथ का हमारा सेनानी युवा मोर्चा का जो घर घर जाकर परिवर्तन की, विकास की बातें करता है, वो अपने बूथ पर लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए सबके साथ की, सबके विकास की। ये बातें अनुराग जी आज आपके सामने मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने देखा है कि एक नेता ऐसे हैं जो अपने आप को नौजवान नेता कहते हैं, लेकिन लगभग उनकी उम्र 50 की हो रही है। एक नेता ऐसे हैं जो 10 वर्ष से सांसद हैं, माताजी का आशीर्वाद रहा सरकार में, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास कर नहीं दिखा पाए हैं। वो जब भाषण देते हैं तो दुहाई देते हैं कि उनकी नसों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। आज उनसे बड़ी विनम्रता से मैं पूछती हूं, इग्नू नाम की एक संस्था है, 2009 में इग्नू नाम की संस्था के साथ भारत की सेना का करार हुआ था कि भारत के सैनिक जो इन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं 2012 तक
ये उम्मीद जताई गई थी कि उनकी डिग्रीज इग्नू के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन 2012 में एक ऐसा निर्णय हुआ पिछली सरकार का कि भारत का वो सैनिक जो सरहद पर तैनात होकर भी शिक्षा का वरदान प्राप्त करना चाहता था, उसकी डिग्रियों को बंद कर दिया गया। जब शिक्षा का दायित्व मुझे मिला तो हमारे एयरफोर्स के प्रमुख, भारतीय सेना के प्रमुख मेरे पास आए और उन्होंने निवेदन किया कि आज वो सैनिक जो वर्दी पहनकर निकला अपने घर से, वो सैनिक विचलित है स्मृति जी, क्योंकि उसकी डिग्री को बंद कर दिया गया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। क्या आप मदद कर सकती हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे कहती हूं, ये काम सरकार में आते ही पहले साल में हमने किया। एयरफोर्स में लगभग 45,000 सैनिकों की डिग्रियों को दिलवाया और भारतीय सेना में जो 2012 से यूपीए की सरकार में डिग्रियां बंद हुई, ऐसे सैनिकों में से 3,73,000 सैनिकों को डिग्री दिलवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने कभी भी कर्तव्य के पालन को करते हुए किसी मंच से ये नहीं कहा कि राष्ट्रवाद का प्रमाण ये है कि मेरी रगों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। हमने अपने कर्तव्यों के पालन से, अपनी निष्ठा से इस बात का राष्ट्र की सेना को प्रमाण दिया कि भले ही कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब जब मौका मिलेगा वो आपके साथ न्याय करेंगे। इसलिए आज जो दुहाई देते हैं अपने खून की, उनसे मैं कहती हूं कि हमारा आपसे कोई निजी बैर नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि जो नक्सल इलाके में सीआरपीएफ का जवान मरता है, उसका बेटा आकर कभी राजनीति में अपनी गद्दी नहीं तलाशता। जो सरहद पर सैनिक मरता है, उसकी बेटी कभी ये नहीं कहती कि मुझे नेता बनना है, टिकट दो। ये सब जो अपने प्राणों को राष्ट्र पर न्यौछावर करते हैं, अगर इन सेनानियों के बच्चों से आप मिले तो इनके मुख पर मात्र एक वाक्य होता है कि जिन्होंने मेरे पिता को वीर गति को प्राप्त करवाया, आज मैं उनसे कहता हूं कि मैं भी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनकर सरहद पर जाकर भारत की रक्षा करूंगा। इसलिए आज युवा मोर्चा से मेरा निवेदन है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो अपने जीवन का बलिदान देते हैं, अपने सपनों का बलिदान देते हैं और सरहद पर जाकर चौकन्ने रहते हैं ताकि हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। लेकिन आप जैसे नौजवान भी राष्ट्र के नवनिर्माण में राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति के पथ पर चलकर राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमने एनसीईआरटी की हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में कक्षा 1 से लेके 12 तक सभी किताबों को मुफ्त में मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया है। मेरा नौजवान मित्रों से, भाइयों और बहनों से आग्रह है, अब तक का आंकड़ा है कि इस 2-3 माह के अंतराल में 99,000 हिंदुस्तानियों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को और बच्चे को विशेषतः वो किताबें मुफ्त में उपलब्ध करा सके। क्या युवा मोर्चा का बूथ का सेनानी, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में है, विशेष रूप से जो
ऐसी बस्तियों में काम करता है जहां आर्थिक चुनौतियों से परिवार गुजरते हैं, क्या वो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस ई पाठशाला नाम के मोबाइल ऐप से मुफ्त किताबों की सुविधा छात्रों को दिलवा सकते हैं? अगर दिलवा पाएंगे आप और किसी एक छात्र के जीवन में भी ज्ञान का दीप जला पाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि मेरा आज के अधिवेशन में आके इस मंच से आप सबको प्रणाम करना सफल हो जाएगा। मैं अनुराग जी ने एक संकेत दिया था बैठते वक्त और कहा था, स्मृति जी थोड़ा सा आपको विलंब हो गया। विलंब हुआ क्योंकि आज दिल्ली में भी एक महिलाओं की बैठक में मुझे शामिल होना था, लेकिन अनुराग जी ने मुझे आभास दिलाया कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने लंबे अरसे से खाना नहीं खाया है, जिनके पेट में इस वक्त चूहे कूद रहे होंगे। मैंने उनको आग्रह किया कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन जाते जाते अपने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को अटल जी की एक पंक्ति याद दिलाऊंगी। अटल जी की वो पंक्तियां आज युवा मोर्चा के लिए एक संकल्प बनना चाहिए। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, एक नया संकल्प, विकास का एक नया गीत लेकर आप अपने क्षेत्रों में लौटे, हुंकार भरें कि 2014 तो सिर्फ एक ही कदम था राष्ट्र को सशक्त करने के लिए। जब तक हमारा राष्ट्र परम वैभव को नहीं प्राप्त करता, जब तक हमारा राष्ट्र जगत गुरु नहीं कहलाता, जब तक एक बार फिर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, तब तक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरे धैर्य के साथ यश को प्राप्त करता रहेगा, एक सुनहरा इतिहास लिखता रहेगा। वृंदावन की इस पुण्य भूमि पर ठाकुर जी के चरणों में इसी प्रार्थना को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।